तो जो आज का टॉपिक है दैट इज योर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कि ट्रांसफॉर्मर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, मतलब कैसे वर्क करता है। आपने अपने घरों के बारे में ट्रांसफॉर्मर देखा होगा, अपनी कॉलोनी के बाहर में देखा होगा ट्रांसफॉर्मर, या किसी कभी अगर ग्रिड सब स्टेशन पे आपका विजिट होना हुआ हो तो वहां पे आपने देखा होगा। तो जो ट्रांसफॉर्मर है वो कैसे वर्क करता है उसी के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो देखो मेनली जो ट्रांसफॉर्मर है जो अपन बाहर देखते हैं वो तो उसकी क्या है कि मतलब बाहर की जो डिजाइनिंग है वो दिखती है, लेकिन जो अंदर से ट्रांसफॉर्मर है वो कुछ इस तरीके से होता है। मतलब उसका जो बेसिकली वर्किंग कैसे हो रहा है या कैसे काम करता है या उसकी कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस टाइप से होती है, ठीक है। तो इस इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होंगे कि देखो ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये तो देखो है वाइंडिंग, जो आपको एक पिंक कलर में दिख रही होगी, और ये थोड़ी सी आपको येलो कलर में मान सकता हूं मैं ये दिख रही है। तो ये तो आपकी है वाइंडिंग, इसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, इसको सेकेंडरी वाइंडिंग। बट बाय डिफॉल्ट क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी देखो नॉर्मली अपन यूज करते हैं, बट प्राइमरी और सेकेंडरी बेसिकली प्रीफरेबल नहीं होती है। वाइंडिंग नॉर्मली होती है एक तो लो वोल्टेज वाइंडिंग, एक होती है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। अगर इलेक्ट्रिकल की अगर बात करोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल में लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है, कभी प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं होता। नॉर्मली टर्मिनोलॉजी के अपन प्राइमरी और सेकेंडरी को यूज कर लेते हैं। लो वोल्टेज वाइंडिंग क्या होगी, जहां पे लो वोल्टेज होगा, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग कौन सी होगी, जहां पे हाई वोल्टेज होगा, ठीक है। तो नॉर्मली टर्मिनोलॉजी होती है लो वोल्टेज वाइंडिंग या हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। इसके बाद में जो ये बच रहा है ये पोर्शन, इस पोर्शन को अपन बोलते हैं कोर, CORE, कोर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कोर का मीनिंग क्या है या क्या चीज होती है इसको मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा कि कोर बेसिकली क्या होता है या इसका यूटिलाइजेशन क्या होता है। ये कोर बेसिकली कैसे बनी होती है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है, ठीक है। तो ओके, तो इसके लिए क्या है कि ये मेरा एक मैंने ये स्ट्रिप ली है इस टाइप की, यानी मैं यहां पे बनाता हूं, यानी मैंने एक ऐसी स्ट्रिप ली है, ये बहुत ही पतली स्ट्रिप होती है। इसका डिजाइनिंग यानी ये कंप्लीट इसी तरीके का नहीं होता है, जैसे मान लो कि मैंने ये स्टील, ये मैंने कोई आयरन का पीस ले लिया, मतलब ये मेरा पूरा आयरन का पीस है ये वाला, ये पूरा मेरा आयरन का पीस है, ठीक है। ये पूरा का पूरा, और ये जो बीच का पोर्शन है ये मेरा क्या है, ब्लैंक है। ये मेरा बीच में क्या है, ब्लैंक है, ठीक है। अब मैं, ये बहुत पतली स्ट्रिप होती है, इसी पे मैं एक स्ट्रिप और लेता हूं जिसको मैं इसके आगे, इसके आगे मैंने क्या कर दिया, इसको यूज किया। ये बेसिकली दोनों इंसुलेटेड होते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्शन इनका नहीं होता है। सिलिकॉन का या जो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, उस इंसुलेटिंग मटेरियल से क्या होता है आपका, ये वार्निश्ड होता है। मतलब वार्निश एक इंसुलेशन होता है जिसके थ्रू अपन इसको क्या करते हैं, पहले इसको भिगोते हैं, भिगो के उसको सुखाते हैं, सुखा के फिर क्या किया कि एक स्ट्रिप आ गई, मतलब बेसिकली मेरा हैंड दिख रहा होगा, एक स्ट्रिप है और दूसरी स्ट्रिप को ऐसे चिपका दिया, फिर थर्ड फोर्थ। तो आप देखो इसके अंदर कि यहाँ पे लाइनें दिख रही होंगी छोटी छोटी आपकी, ये देखो, यानी एक स्ट्रिप ये आ गई आपकी, दूसरी स्ट्रिप आपकी ये आ गई, तीसरी स्ट्रिप आपकी आगे आ गई। इस तरीके से मल्टीपल स्ट्रिप्स हैं, उनको क्या करते हैं यूज करके कोर को अपन डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो देखो मेन तीन चीजें होती है, इसको लेमिनेटेड बोलते हैं। लेमिनेटेड मतलब आपने नॉर्मली जब फोटोकॉपी, जैसे हमारा आपके कोई डॉक्यूमेंट्स है, सपोज को 10th की मार्कशीट है या 12th की मार्कशीट है, आपने उसको लेमिनेशन करवाया होगा, तो उसी तरीके से है। लेमिनेशन का मतलब क्या है कि उसको आपने क्या कर दिया कि कोई लेयर है जो ऑलरेडी ओरिजिनल कागज है उसके ऊपर आपने एक प्लास्टिक की लेयर लगा दी, मतलब लेमिनेटेड कर दिया, मतलब उसको आइसोलेटेड कर दिया किसी एक्सटर्नल चीज से। उसी तरीके से जो ये अलग अलग स्ट्रिप्स होती हैं, इन स्ट्रिप्स को भी अपन क्या करते हैं, लेमिनेटेड करते हैं। तो एक वार्निश आपका क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। उसमें क्या करते हैं कि जो अलग अलग स्ट्रिप्स लिए हैं उनको सबको अपन डिप करते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल को डिप करते हैं, और डिप करके उनको फिर बाहर सुखा देते हैं। सुखाने के बाद में जब वो सूख जाती है, फिर सबको क्या करते हैं, मर्ज करके फिर उनको क्लैंप कर देते हैं। क्लैंप मतलब हाइड्रोलिक प्रेशर लगा के, उन दोनों की तरफ में हाइड्रोलिक प्रेशर लगा के उनको क्या कर देते हैं, दोनों को सबको क्लैंप कर देते हैं। तो क्लैंप करने पे फाइनली ये क्या बन जाता है, कुछ इस टाइप से ये डिजाइन हो जाती है, ये कोर बन जाती है कंप्लीट, इस तरीके से कोर बन जाती है। तो मेनली ट्रांसफॉर्मर के अंदर तीन चीजें होंगी आपकी। फर्स्ट वन इज योर प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, एंड थर्ड वन इज योर लेमिनेटेड कोर। ओके, अब कैसे वर्किंग प्रिंसिपल है उसके अपन बारे में बात करते हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका फॉर्मेशन हो सकता है, कि ट्रांसफॉर्मर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी जो फेराडे नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके ऊपर क्या करता है ये वर्किंग प्रिंसिपल इसका है, मतलब उसका जो प्रिंसिपल है काम करने का वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेराडे का, ठीक है। अब इस इसको समझते हैं कि कैसे ये काम में करता है। तो देखो
सबसे पहले क्या होती है कि दो कोयल होती हैं, एक कोयल ये होगी, एक कोयल ये होगी, ठीक है। इनको अपन प्राइमरी कोयल या सेकेंडरी कोयल या मोस्ट प्रिफरेबल लैंग्वेज होगी या टेक्निकल लैंग्वेज होगी, दैट विल बी हाई वोल्टेज बाइंडिंग और लो वोल्टेज बाइंडिंग, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर कोर पे लगी होती है, ये हाई वोल्टेज मान लो या लो वोल्टेज मान लो, या इसको लो वोल्टेज मान लो, इसको हाई वोल्टेज मान लो, कैसे मान लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगी, लपेटी हुई होंगी, ठीक है। और अभी मैंने जो बताया कि द कोर लेमिनेशन आर जॉइंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप, यानी स्ट्रिप्स आपने ली, स्ट्रिप्स को आपने क्लैंप कर दिया, क्लैंप करके ये पूरी एक कोर डिजाइन कर दी है, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि फेराडे क्या बोलता है, फेराडे ये बोलता है कि अगर मान लो फ्लक्स में चेंज हो रहा है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो मेरा क्या होगा कि कंडक्टर कोई भी, देखो कंडक्टर का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले बात करते हैं पर कंडक्टर, तीन चीजें होनी चाहिए। एक होनी चाहिए कंडक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंडक्टर, और दूसरा होना चाहिए आपका फ्लक्स, दूसरा होना चाहिए आपका फ्लक्स, ठीक है। दूसरा होना चाहिए आपका फ्लक्स, और तीसरा होना चाहिए ट्रांसफॉर्मर की अगर बात करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या मतलब होता है बताऊंगा इसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब क्या है, कंडक्टर का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा सकता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज द कंडक्टर। यानी जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का क्या मोशन हो सकता है उनको बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर कोई भी हो सकता है, आपका कॉपर का आयरन, कॉपर का वायर हो सकता है, आयरन का वायर हो सकता है, सिल्वर का वायर हो सकता है, गोल्ड का हो सकता है, या कोई भी जो कंडक्टिंग मटेरियल जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, दैट ऑल मटेरियल्स आर कॉल्ड एज द कंडक्टर। दूसरा होना चाहिए आपका फ्लक्स, फ्लक्स इज फाई, ठीक है। और फाई क्या होता है आपका, बी बाई ए। बी क्या होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और ए होता है आपका एरिया, ठीक है। तो फाई इक्वल टू बी बाई ए। और तीसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब कि टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लक्स चेंज हो, यानी अगर टाइम चेंज हो रहा है आपका, अगर टाइम में चेंजेस हो रहे हैं, टाइम, इफ टाइम इज चेंजिंग देन फ्लक्स इज ऑल्सो चेंजिंग, अगर ऐसा है तो अपन क्या करते हैं उसको फेराडे लॉ उसके ऊपर अप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो अब अप्लीकेबल का क्या मतलब है कि अब मैं क्या करूंगा कि देखो दो टाइप की अपने पास सप्लाई होती है, एक होती है आपकी डीसी सप्लाई और एक होती है आपकी एसी सप्लाई, ठीक है। दो होती है आपकी, एक होती है डीसी सप्लाई, एक होती है एसी सप्लाई। डीसी सप्लाई क्या होती है, ऐसी सप्लाई जो टाइम के साथ में कांस्टेंट होती है, मतलब टाइम के साथ उनका जो मैग्नीट्यूड है, जो उनका मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होता है। ये टाइम स्केल है मेरी, ये टी है, और ये मेरा मान लो कि वोल्टेज या करंट कुछ भी, अगर वोल्टेज होगा तो करंट भी होगी, करंट होगा तो वोल्टेज भी होगा, ठीक है। मतलब एक दूसरे के डिपेंडेंट है। तो ये कांस्टेंट आपकी, ये चेंज नहीं हो रही है, मतलब ये मैग्नीट्यूड है दैट इज नॉट चेंजिंग, टाइम के साथ में इसकी वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो रही है। तो ये तो होगी डीसी, डायरेक्ट करंट, ठीक है। दूसरी होती है आपकी एसी। एसी क्या होगी, ऐसी चीज जो टाइम के साथ में चेंजेस होती है और बाई डायरेक्शनल चेंज हो, मतलब जिसका एक साइकिल तो आपका पॉजिटिव में हो और एक साइड उसका नेगेटिव में हो, ठीक है। एक साइड उसका पॉजिटिव में, एक साइड उसका अल्टरनेटिंग करंट। एसी का मतलब क्या, अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग का मतलब क्या है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ये आपका एसी हो सकता है। अब ये देखो इस पर्टिकुलर वेव को अपन बोलते हैं साइनोसॉइडल, क्योंकि ये साइन वेव की तरह बन रही है। तो साइन का जो फंक्शन होता है मैथमेटिक्स में, उसकी तरह ये साइनोसॉइडल है। अगर मान लो ये भी एक एससी का ही एक बिहेवियर है, ये भी एक एससी ही है, इसके अंदर जो वेव बन रही है वो क्या है, ट्राइंगुलर वेव है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव। ये भी आपका एससी का ही एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा एससी के एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं, ये आपके एक स्क्वायर वेव है, ये भी आपका क्या है, एससी का ही एक एग्जाम्पल है, दिस इज ऑल्सो ये एग्जाम्पल ऑफ एससी, ठीक है। ये भी आपका एससी का एग्जाम्पल है। लेकिन ये आपका एससी नहीं है, दिस इज नॉट एससी, ये आपकी रिपल एससी है इसके अंदर, मतलब रिपल कंटेंट है इसके अंदर, तो इसको अपन एससी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे आपकी डायरेक्शन एक बार प्लस हो रही है एक बार माइनस हो रही है, एक बार प्लस हो रही है एक बार माइनस हो रही है। तो अल्टरनेटिंग का करंट का मतलब क्या है कि जिनकी जो डायरेक्शन है दैट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, टाइम चेंजेज होगा तो आपकी डायरेक्शन भी आपकी चेंज होगी, ठीक है। तो देखो तीन चीजें मैंने बताई थी, एक कंडक्टर होना चाहिए, दूसरा आपका फ्लक्स होना चाहिए, और तीसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होना चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब क्या है कि फ्लक्स की वैल्यू चेंज होनी चाहिए टाइम के साथ में। अगर मान लो कि आपने
किसी ट्रांसफॉर्मर के ऊपर ये सप्लाई लगा दी, मतलब अगर वोल्टेज आपने ये लगा दिया, वी अपने वोल्टेज लगा दिया, ये टाइम है। तो देखो टाइम आपका चेंज हो रहा है, टाइम यहाँ पे 0 था, देन आपने इंक्रीज किया, टाइम आपने इंक्रीज कर रहे हो, टाइम इधर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आपका वोल्टेज कांस्टेंट है। टी इक्वल टू 0 पे भी वोल्टेज कितना है आपका, यही है, मतलब सपोज करो 5 वोल्ट मान लेता हूं मैं, 5 वोल्ट है। टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे भी कितना है, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे भी 5 है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी 5 है, टी इक्वल टू 10 सेकेंड पे 5 है, और टी इक्वल टू 100 सेकेंड पे भी 5 ही है। यानी टाइम की वैल्यू, आप टाइम के साथ में आपकी वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो फ्लक्स मिलेगा, अगर आपका टाइम चेंज हो रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, वोल्टेज हो सकता है, करंट नहीं है, करंट हो सकती है, अगर आपका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, किसका, वोल्टेज का या करंट का, तो डेफिनेटली फ्लक्स भी आपका चेंज नहीं होगा। मतलब इस केस के अंदर जो फ्लक्स मिलेगा दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट। यानी अगर टाइम ये है, और अगर मैं फ्लक्स फाई की बात करूं, तो फ्लक्स भी मेरा कांस्टेंट होगा, फ्लक्स भी मेरा कांस्टेंट होगा। तो तीन चीजें हैं, कंडक्टर, कंडक्टर प्रेजेंट है, ये देखो प्राइमरी वाइंडिंग है, ये मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग, कंडक्टर प्रेजेंट है। दूसरा क्या है, फ्लक्स, यस फ्लक्स भी प्रेजेंट है, क्योंकि अगर आपका अगर आपका करंट अगर फ्लो हो रही है किसी भी वायर के अंदर, अगर करंट फ्लो होगी तो उसके डेफिनेटली उसके सराउंडिंग के अंदर फ्लक्स तो प्रेजेंट होगा, फ्लक्स भी प्रेजेंट है। लेकिन थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कभी भी डीसी के अंदर नहीं मिलेगी, क्योंकि डीसी में क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, करंट इज नॉट चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन आपकी करंट चेंज नहीं हो रही है। तो उस केस के अंदर आपका फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, और फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो डी फाई बाई डी टी भी चेंज नहीं होगा। डी फाइव बाई डी टी का मतलब क्या है, डी फाई बाई डी टी का अगर मैं सिंपली बताऊं तो डी फाई बाई डी टी ये है कि डी फाई बाई डी टी का मतलब ये है कि डी फाई का मतलब है कि फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। यानी टाइम टी टू पर अगर फ्लक्स फाई टू था, टाइम टी वन पे अगर फाई वन फ्लक्स था, तो जो डी फाई बाई डी टी है वो फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी टू माइनस टी वन होगा, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि टाइम टी वन और टाइम टी टू पे करंट आपकी कांस्टेंट है, अगर करंट कांस्टेंट है इसका मतलब कि आपका फ्लक्स भी कांस्टेंट है, इसका मतलब फाई टू और फाई वन की वैल्यू बराबर है, और फाई टू और फाई वन की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब डी फाई बाई डी टी की वैल्यू क्या आपकी 0 है, सिंपली डी फाइव बाई डी टू, मतलब डी फाइव बाई डी टी बेसिकली क्या कर रही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लक्स में कितना चेंज हुआ है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज द डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी को वापस रिपीट करूं, डी फाइव बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में या टाइम के चेंज होने पे आपका फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है। लेकिन इन द केस ऑफ डीसी, because your current is constant, that means your flux is constant, it means that if you change the time then your flux will not change। और अगर फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा है इसका मतलब डी फाइव बाई डी टी आपका क्या है, कांस्टेंट, डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू क्या आपकी 0 है, ओके, डी फाइव बाई डी टू की वैल्यू आपकी 0 है। तो फेराडे लॉ ये बोलता है कि फेराडे लॉ ये बोलता है कि यू मस्ट हैव 3 मिनिमम कंडीशन फॉर द सेटिस्फिकेशन ऑफ फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी फेराडे लॉ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल को सेटिस्फाइड करने के लिए मिनिमम 3 कंडीशन होनी चाहिए, और तीनों की तीनों सेटिस्फाइड होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, देयर शुड बी द कंडक्टर, यानी कंडक्टर होनी चाहिए। दूसरा, वहां पे फ्लक्स होना चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होना चाहिए। मतलब रेट ऑफ चेंज मतलब कुछ डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू कुछ डेफिनेट होनी चाहिए, मतलब 0 नहीं होनी चाहिए। तो डीसी के केस में पॉसिबल है नहीं है, तो अपन में यूज करते हैं एसी सप्लाई। तो मैंने क्या किया, एक साइनोसोडल फ्लक्स लिया, ये साइनोसोडल मैंने एक वोल्टेज लिया, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव है, दिस इज योर नेगेटिव। ये मैंने वोल्टेज अप्लाई किया तो मेरी करंट भी होगी, ये मेरा टाइम, ठीक है। तो टाइम चेंज होने पे देखो, अब इस पर्टिकुलर टाइम टी इक्वल टू 0 पे आपकी वैल्यू कितनी है वोल्टेज की, 0। इस टाइम टी पे आपका वैल्यू कितना है वोल्टेज, कुछ अलग है। इस टाइम पे आपकी वैल्यू कुछ और अलग है। इस टाइम पे कुछ वैल्यू और अलग है। यहाँ पे वापस 0 हो गया, यहाँ पे वैल्यू उसकी नेगेटिव हो गई है वोल्टेज की, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव तो है पर और ज्यादा नेगेटिव हो गई है। यहाँ पे वैल्यू और चेंज हो गई है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप टाइम चेंज कर रहे हो, वेन यू आर चेंजिंग द टाइम, वेन यू आर चेंजिंग द टाइम, उस कंडीशन के अंदर आपका जो वोल्टेज और करंट है उसका मैग्नीट्यूड भी आपका चेंज हो रहा है। बट इन द केस ऑफ डीसी ये आपका नहीं हो रहा था। टाइम आप चेंज कर रहे थे लेकिन आपका न तो वोल्टेज चेंज हो रहा था और न ही आपकी करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था। लेकिन इन द केस ऑफ एसी, टाइम चेंज होने पे आपका वोल्टेज और करंट आपकी क्या होती है, चेंज होती है। वोल्टेज और करंट आपकी चेंज होती है। जब वोल्टेज और करंट चेंज होगी तो आपका जो फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, आपका चेंज होगा।
फ्लक्स भी क्या होगा आपका चेंज होगा। तो अगर साइनोसॉइडल वोल्टेज अगर आपने लगाया है तो जो फ्लक्स होगा उसका बिहेवियर भी क्या होगा आपका साइनोसॉइडल ही होगा, उसका बिहेवियर भी क्या होगा आपका साइनोसॉइडल ही होगा। ठीक है, तो देखो ये आपका टाइम टी है, ये आपका फ्लक्स फाई है, ये फ्लक्स आपका क्या है फाई। तो इस फ्लक्स टी इक्वल टू जीरो पे फ्लक्स कितना आपका जीरो, टी इक्वल टू सर्टेन, टी इक्वल टू सपोज करो वन वन सेकेंड पे आपका फ्लक्स है ये, टी इक्वल टू टू पे है ये, टी इक्वल टू थ्री पे ये है, और ये आपका चेंजेस हो रही है, ये वैल्यू आपकी चेंजेस हो रही है। ठीक है, तो वैल्यू चेंजेस हो रही है आपके टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम चेंज हो रहा था आपकी वैल्यूज भी क्या हो रही है चेंज हो रही है। तो इस केस के अंदर, इस पर्टिकुलर के अंदर आपका कंडक्टर प्रेजेंट ही है, फ्लक्स आपका प्रेजेंट है, डी फाइव बाई डी टी वेब आपका क्या होगा प्रेजेंट होगा। डी फाइव बाई डी टी प्रेजेंट क्यों होगा, क्योंकि टाइम टी इक्वल टू जीरो पे फ्लक्स की वैल्यू कुछ और है, टाइम टी इक्वल टू टी वन पे वैल्यू कुछ और है, टी इक्वल टू टी टू पे वैल्यू कुछ और है, मतलब डी फाइव बाई डी टी की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बट इट कैन नेवर बी द जीरो, कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू आपकी क्या हो रही है टाइम के साथ में चेंज हो रही है। और अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेराडे लॉ आपका क्या हो जाएगा सेटिस्फाइड हो जाएगा, और आप उस पर क्या कर सकते हो अप्लाई कर सकते हो, कौन सा प्रिंसिपल आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, ये वाली चीज। तो अब क्या होगा कि अब इसका मैं समझा देता हूं कि आपको ये थ्योरेटिकल लैंग्वेज में कि व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट पासेस थ्रू द प्राइमरी कॉइल तो forms a varying magnetic flux as per the Faraday law of electromagnetic induction, the change in the rate of flux change in the। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बोलना चाह रहा है कि जब आप साइनोसोडल फ्लक्स लगाओगे, व्हेन यू आर अप्लाइंग द साइनोसोडल फ्लक्स, साइनोसोडल फ्लक्स अप्लाई किया तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, कंडक्टर आपके प्रेजेंट है, फ्लक्स ये प्रेजेंट है, ये रेट ऑफ चेंज भी फ्लक्स है। तो फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये बोलता है कि अगर किसी कंडक्टर में, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, अगर किसी कंडक्टर के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर प्रेजेंट है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, तो उस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ या वोल्टेज इंड्यूज होता है। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को अगर मैं थोड़ा सा सेपरेट करके बोलूं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो प्लस मोटिव प्लस फोर्स, मतलब एक ऐसा फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन को मोशन देता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन में जो फोर्स काम में आ रहा है दैट इज सिंपली कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ओके, या उसको सिंपली वोल्टेज भी आप बोल सकते हो। यानी अगर आपके कंडक्टर प्रेजेंट है, फ्लक्स प्रेजेंट है, और आपकी अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर प्रेजेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें ईएमएफ या वोल्टेज जनरेट होगा, किसके अंदर, कंडक्टर्स के अंदर। अब मान लो कि इसके अंदर मैंने एक सप्लाई यहां पे लगाई थी, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक क्या सप्लाई लगाई, एसी सप्लाई लगा दी यहां पे ना, ये मैंने एक एसी सप्लाई लगा दी, ये एसी सप्लाई का एक सिंबल है ये, ठीक है। और डीसी सप्लाई का सिंबल क्या होगा, कुछ इस तरीके से, ये दिस इज प्लस दिस इज माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका है डीसी सप्लाई का, ठीक है। दिस इज डीसी सप्लाई, दिस इज एसी सप्लाई, ओके, दिस इज एसी सप्लाई। अब देखो ये पूरी पूरी ये जो वाइंडिंग है ये आपकी कनेक्टेड है, यहां से ये पीछे से घूम के आई है, ये आई है यहां से, आपकी कनेक्टेड है पूरी की पूरी है, ओके। ये पूरा पूरा सर्किट आपका क्लोज है। तो सर्किट क्लोज है तो एसी वोल्टेज होगा आपका, एसी वोल्टेज होगा तो एसी ही करंट होगी, और करंट एसी होगी तो आपका जो फ्लक्स होगा दैट इज ऑल्सो एसी इन द नेचर, एसी इन द करंट में ये फ्लो होगा। तो फेराडे लॉ क्या बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इन जो वाइंडिंग है, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में क्या होगा आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, इन कंडक्टर्स में आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। यही आपका फेराडे का लॉ है, ठीक है। और देखो जब आपकी करंट फ्लो होगी ना, जब करंट फ्लो होगी तो इसमें क्या होगा, इन जो ये वाइंडिंग्स है, इन वाइंडिंग्स में क्या होगा, फ्लक्स भी आएगा, क्योंकि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है हमेशा क्या करता है, फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है। करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज प्रोड्यूस द फ्लक्स, ठीक है, ऑलवेज प्रोड्यूस द फ्लक्स। तो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ तो देखो ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, ये डॉटेड लाइन लिख रही है, इनमें क्या होगा कि इस कोर के अंदर आपका क्या होगा, फ्लक्स का मूवमेंट होगा। इन कंडक्टर्स में क्या होगा, इनमें क्या होगा, आपका मूवमेंट होगा। ये आपका जो फॉर्मेशन है, ये आपका क्या है, फ्लक्स का फॉर्मेशन है। ये आपका फ्लक्स ऐसे घूमेगा, ठीक है, आपका फ्लक्स ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो प्राइमरी साइड में आपका करंट प्रोड्यूस हो गया, उसमें फ्लक्स भी आ गया। अब देखो कि ये, क्योंकि देखो वोल्टेज आपका एसी है, करंट भी आपकी एसी होगी, फ्लक्स भी आपका एसी होगा, तो ये जो फ्लक्स होगा
ये जो फ्लक्स होगा ये भी क्या होगा आपका साइनोसॉइडल नेचर का होगा, मतलब इसका रेट ऑफ यानी टाइम के साथ में इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। जब ये फ्लक्स इन वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग है तो बात कर ली है, या हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज वाइंडिंग, ये भी वाइंडिंग क्या होगी, इस पे बाउंड की हुई है इस कोर के ऊपर। जब इसके कांटेक्ट में आएगा ये, जब फ्लक्स रेट मतलब जो टाइम के साथ में चेंज होने वाला फ्लक्स अगर इसके कांटेक्ट में आएगा तो भी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ क्या बोलता है, कंडक्टर होना चाहिए, फ्लक्स होना चाहिए और आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होना चाहिए। तो देखो सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या हो रहा है, कंडक्टर प्रेजेंट है, फ्लक्स प्रेजेंट है, और फ्लक्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी प्रेजेंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि ये फ्लक्स वो का वही फ्लक्स है जो इस वाइंडिंग में या इस वोल्टेज लगाने से जो फ्लक्स आपका प्रोड्यूस हुआ था, जो इनिशियल वोल्टेज लगाने से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ था वही फ्लक्स है, और वो फ्लक्स इसके कांटेक्ट में आ रहा है। तो कंडक्टर है, फ्लक्स है और आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। तो इसका मतलब क्या है कि इन सेकेंडरी वाइंडिंग में भी फेराडे लॉ यूज होगा। तो फेराडे लॉ क्या बोलता है कि जब भी कोई रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स या फ्लक्स जो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है या टाइम वेरिंग फ्लक्स, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं बार बार, टाइम वेरिंग। टाइम वेरिंग का मतलब क्या है कि ऐसी क्वांटिटी जो टाइम के साथ में चेंज हो रही है, टाइम वेरिंग। टाइम वेरिंग मतलब वेरी करने का, वेरी का मतलब आप समझते हो, चेंज होना। टाइम वेरिंग फ्लक्स का मतलब क्या है कि जो टाइम के साथ फ्लक्स चेंज हो, टाइम वेरिंग। टाइम वेरिंग करंट का मतलब क्या है कि ऐसी करंट जो टाइम के साथ चेंज हो रही है। टाइम वेरिंग वोल्टेज का मतलब क्या है, ऐसा वोल्टेज जो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि टाइम वेरिंग क्वांटिटी क्या होती है, जो टाइम के साथ में आपकी चेंज होगी। तो ये आपके टाइम के साथ में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। टाइम के साथ में आपकी वोल्टेज आपका फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है। और फेराडे ये लो ये बोलता है कि जब भी कोई टाइम वेरिंग फ्लक्स अगर किसी कंडक्टर के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूज होगा। तो ये जो टाइम वेरिंग फ्लक्स है ये इसके कांटेक्ट में आ रहा है, और कांटेक्ट में आ रहा है तो क्या हो रहा है, ये इसमें भी फ्लक्स आपका ईएमएफ इंड्यूस करेगा। यानी देखो वोल्टेज आपने बेसिकली यहां पे लगाया था। देखो सिंपल सा ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने वोल्टेज यहां पे लगाया, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज लगाया, कौन सा, एसी वोल्टेज लगाया। एसी वोल्टेज लगाया तो करंट आई वो भी क्या आएगी, एसी आएगी। जो फ्लक्स आएगा वो भी क्या होगा, आपका एसी होगा। एसी का मतलब क्या हो गया कि वो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है। फेराडे लो ये बोलता है, फेराडे लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये बोलता है कि जब भी कोई टाइम वेरिंग फ्लक्स, टाइम वेरिंग फ्लक्स का मतलब क्या है, एक ऐसा फ्लक्स जो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है। एसी फ्लक्स आपके टाइम के साथ चेंज होगा। तो टाइम वेरिंग फ्लक्स अगर किसी भी कंडक्टर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ आपका, ईएमएफ इंड्यूस तो हुआ ही हुआ, उसके साथ में आपकी फ्लक्स तो वैसे ही प्रोड्यूस हो रहा था क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर हमेशा फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है। तो ये फ्लक्स क्या हुआ, इस कोर के अंदर गया और सेकेंडरी जो वाइंडिंग है उसके कांटेक्ट में आया। अगेन आपका फेराडे लॉ काम आएगा। फेराडे लॉ ये बोलता है कि जब भी कोई टाइम वेरिंग फ्लक्स, टाइम के साथ चेंज होने वाला फ्लक्स किसी कंडक्टर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है, बेसिकली वोल्टेज आपने यहां पे लगाया था, बेसिकली वोल्टेज आपने प्राइमरी साइड पे लगाया था, लेकिन आपको वोल्टेज कहां पे मिल रहा है, यहां पे भी आपको वोल्टेज मिल रहा है। किसकी वजह से, म्यूचुअल इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या है कि इस प्राइमरी जो वाइंडिंग है उसका जो, इसका जो फ्लक्स है, इस प्राइमरी वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो बेसिकली किसके कांटेक्ट में आ रहा है या किसके साथ में इंटरेक्शन कर रहा है, सेकेंडरी के साइड में। और इसी ही जो फिनोमिना है, जो प्राइमरी फ्लक्स है उसका सेकेंडरी के साथ में कांटेक्ट हो रहा है या उसका इंटरेक्शन हो रहा है, उसी ही कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है कि सेम वाइंडिंग से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है उसका जो इंटरेक्शन हो रहा है वह खुद से ही हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा कि कोई एक वाइंडिंग में फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ और उसका जो इंटरेक्शन है हो रहा है वो सेकेंडरी वाइंडिंग से हो रहा है या दूसरी वाइंडिंग से हो रहा है, दैट इज सिंपली कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मर का जो प्रिंसिपल है दैट वर्क्स ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन, नॉट ऑन द सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन पे इसका काम होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने बता दी है। ठीक है, ये बस ये थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रिकल करंट पासेस थ्रू द प्राइमरी कॉइल फॉर्म्स ए वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एज पर द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये मैग्नेटिक इंडक्शन क्या करता है कि सेकेंडरी कॉइल है उसका जो कोर का जो फ्लक्स है वो प्राइमरी वाइंडिंग के, प्राइमरी कॉइल है उसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है वो सेकेंडरी कॉइल से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, और इसी को अपन क्या बोलते हैं,
म्यूचुअल इंडक्शन। तो बेसिकली क्या हो रहा है और ट्रांसफॉर्मर के अंदर कि ट्रांसफर क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सर्किट वन टू अनदर। देखो प्राइमरी साइड में आपने वोल्टेज लगाया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली कहां पे लगाई आपने, प्राइमरी साइड में, उसका ट्रांसफर कहां पे हो रहा है, सेकेंडरी साइड में, तो इसको अपन बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, और ये बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू। यानी देखो इलेक्ट्रिकल पावर है उसका ट्रांसफर हो रहा है आपका मैग्नेटिक एनर्जी के थ्रू। देखो कैसे हो रहा है कि देखो ये आपने एक एनर्जी वोल्टेज लगाया, ये करंट आई, ये आपकी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, इस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी वजह से आपका क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्वांटिटी आपकी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड योर मैग्नेटिक क्वांटिटी। अलग अलग क्वांटिटी है, जैसे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ये आपके हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। फ्लक्स हो गया, फ्लक्स डेंसिटी हो गई, आपका रिलेक्टेंस हो गया, दीज आर क्वांटिटीज आर मैग्नेटिक क्वांटिटी। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये करंट आपका फाइव में कन्वर्ट हुआ है, मतलब करंट की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी किस में कन्वर्ट हुई है, आपकी मैग्नेटिक क्वांटिटी में। ये फ्लक्स है, इसने क्या किया, सेकेंडरी से आपका इंटरेक्शन किया, तो अगेन फ्लक्स फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल में फेराडेज लॉ, तो वापस किस में प्रोड्यूस हुआ, ये मतलब पहले करंट की वजह से फ्लक्स आया, इस फ्लक्स की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, आपका वोल्टेज या करंट, वोल्टेज या करंट प्रोड्यूस हुई। यानी पहले इलेक्ट्रिकल करंट किस में कन्वर्ट हुई है आपकी, या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आपका फ्लक्स आया, और उस फ्लक्स की वजह से आपकी अगेन करंट आई। मतलब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द मैग्नेटिक एनर्जी, और मैग्नेटिक एनर्जी फर्दर किस में कन्वर्ट हो रही है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और आइंस्टीन ने बहुत ही शानदार बात बोली थी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब क्या है, साइंटिस्ट आइंस्टीन ये बोलते हैं कि न तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है, न उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट इज सिंपली। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी फर्स्ट कन्वर्जन हो रही है आपकी मैग्नेटिक एनर्जी में, एंड देन मैग्नेटिक एनर्जी फर्दर कन्वर्टेड इनटू द अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो रही है, फिर मैग्नेटिक एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रही है, दैट इज द सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे मैंने इसको आपको बताया है। ठीक है, तो तीन चीजें हैं आपको, तीन चार चीजें होती है। तो क्या होता है कि ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सर्किट वन टू अनदर, प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हो रहा है। ट्रांसफॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन मैंने बता दिया कि कैसे म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू आपकी कन्वर्जन हो रहा है। मतलब करंट की वजह से पहले फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स की वजह से आपका अगेन सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ कांटेक्ट में आएगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग से कांटेक्ट में आने के बाद में अगेन वो क्या होगा, उसके अंदर आपका 5 मिनट, ठीक है, तो ये इसमें कन्वर्जन होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि जो इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफॉर्मर होता है वो विदाउट फ्रीक्वेंसी के चेंजेस हो जाए, मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं होगी इस केस के अंदर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी, चेंज नहीं होगी। और ये दोनों के दोनों सर्किट है वो किससे आपके लिंक्ड होते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू आपके क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। ठीक है, ये सारी सारी चीजें मैंने बता दी है। तो इसी के साथ में आपका जो ट्रांसफॉर्मर का जो प्रिंसिपल है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा कि ट्रांसफॉर्मर बेसिकली वर्क कैसे करता है। अब अगर किसी को डाउट है तो ही और सी कैन आस्क टू मी, कोई किसी को डाउट है तो वो मेरे को पूछ सकता है।